कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार शिनोमिया होकागे से। वो हाई स्कूल के तीसरे साल 3rd ईयर का छात्र है। बाहर गर्मी का मौसम है और स्कूल में सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होकागे का ध्यान पढ़ाई में कम और अपनी गोद में रखी एक सर्वाइवल गाइड पर ज्यादा है। वो मन ही मन सोच रहा है कि जैसे ही छुट्टियां शुरू होंगी उसका असली सर्वाइवल शुरू होगा। तैयारी में डूबा हुआ नायक होकागे कोई मामूली शौकिया लड़का नहीं है, वह सर्वाइवल के लिए पागल है। उसने इसके लिए किताबों और वीडियो से काफी रिसर्च की है। वो गुफा में रहने, केव लिविंग और भाले से मछली पकड़ने, स्पीयर फिशिंग जैसी चीजों के बारे में पढ़ रहा है। उसे लगता है कि उसका ज्ञान अब उसे एक असली एडवेंचर के लिए तैयार कर चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि होकागे अपनी क्लास में बैठा हुआ है। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, जबकि बाकी छात्र उसे बस एक शांत और शायद थोड़ा अजीब लड़का समझते हैं। उसके पास एक बड़ा सा बैग भी है जो दिखाता है कि वो हमेशा तैयार रहता है। उसका सपना, होकागे का एक ही सपना है, अपने सर्वाइवल स्किल्स को साबित करना और अनुभव हासिल करना। वो किसी बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है। मजाक और बुलिंग। क्लास के कुछ कूल और शरारती लड़के होकागे का मजाक उड़ाने लगते हैं। क्योंकि उसका नाम होकागे है, वे उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, तारांकन, अरे होकागे, वो शैडो क्लोन वाली तकनीक करके दिखाओ ना, या निन करो। होकागे की प्रतिक्रिया, होकागे इन सब बातों को चुपचाप सह लेता है। वो बस इतना सोचता है कि अगर मैं ये कर पाता तो अब तक कर चुका होता। वो बताता है कि क्लास की रैंकिंग में वो काफी नीचे आता है और शायद उसका शांत स्वभाव ही है जिसकी वजह से बुलिंग ज्यादा हिंसक नहीं होती। वो बस दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएं। होकागे अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो जाता है। वो क्लास के शोर शराबे से थक चुका है। अगले पेज पर हम देखते हैं कि वो क्लास में नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर है। भारी बारिश हो रही है, चारों तरफ ताड़ पाम ट्रीज के पेड़ हैं और वो जमीन पर पड़ा हुआ है। होकागे की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक गुफा के बाहर भारी बारिश और ऊंचे ताड़ के पेड़ों के बीच पाता है। वो पूरी तरह से हैरान है और सोच रहा है, अभी तो मैं क्लास में था, फिर अचानक यहाँ कैसे? आसपास का नजारा किसी डरावने जंगल जैसा है। होकागे को महसूस होता है कि भले ही उसे लग रहा है कि ये एक सपना है, लेकिन यहाँ की हवा, बारिश और मिट्टी बिल्कुल असली लग रही है। वो घबराने के बजाय अपनी स्थिति का जायजा लेता है। वो जमीन पर बैठा है और उसके पास उसका स्कूल बैग भी है। वो खुद से पूछता है, क्या ये हकीकत है? वो तुरंत अपना फोन निकालता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वहां ना तो कोई फोन लाइन है और ना ही वाईफाई। वो अपने बैग में रखे सामान के बारे में सोचता है। उसके पास एक फ्लेयर भी है जिसे वो सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब उसे कोई बचाने आएगा। लंच ब्रेक का वो रुमाल। होकागे को अपना रुमाल मिलता है जो अभी भी थोड़ा गीला है। उसे याद आता है कि उसने इसे लंच ब्रेक शुरू होते ही इस्तेमाल किया था। इससे उसे यकीन होने लगता है कि वो सच में स्कूल से सीधे यहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ है। वो पक्का हो जाता है कि वो स्कूल में सो रहा था और फिर अचानक यहाँ आ गया, पर उसे ये नहीं पता कि आखिर ये हुआ कैसे। होकागे अपने बैग से एक बड़ी सी सर्वाइवल नाइफ निकालता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वो चिल्लाकर कहता है, ये मेरे लिए एक मौका है। वो खुद को शांत रहने के लिए कहता है। वो ठान लेता है कि चाहे ये सपना हो या हकीकत, वो अपनी सर्वाइवल लाइफ का पूरा आनंद लेगा और उसकी पहली प्राथमिकता है जिंदा रहना। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर MC से, जो एक सुनसान टापू पर फंसा हुआ है। वो घबराने के बजाय खुद को शांत रखता है। उसका पहला मकसद है किसी भी तरह जिंदा रहना। वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि ये हकीकत है या कोई सपना, वो इस सर्वाइवल लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करेगा। सूरज अभी भी आसमान में है, इसलिए वो वक्त का फायदा उठाना चाहता है। वो अपनी चाकू निकालकर जंगल की ओर बढ़ता है ताकि वो आसपास के इलाके को समझ सके और अपने रहने के लिए एक सुरक्षित बेस ढूंढ सके। जंगल में उसे कई तरह के जानवरों के निशान मिलते हैं, जंगली सूअर, वाइल्ड बोर्स, गिलहरियां, चिपमंक्स और बंदरों के साए। ये देखकर वो डरता नहीं बल्कि खुश होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास शिकार करने और खाने के लिए भरपूर साधन मौजूद हैं। उसे पानी की आवाज आती है और वो एक नदी के पास पहुंचता है। वो जानता है कि नदी का पानी सीधे पीना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है। आमतौर पर पानी को उबालना या फिल्टर करना पड़ता है, लेकिन हमारा MC पूरी तैयारी से आया है। वो अपने बैग से एक स्पेशल प्यूरिफिकेशन बॉटल निकालता है। वो बताता है कि वो ऐसी 3 बोतलें अपने साथ लाया था, जैसे उसे पहले से पता हो कि जहाज डूबने वाला है। ये बोतल गंदे से गंदे पानी को भी पीने लायक बना देती है। उनका पल सैटिस्फैक्शन, वो पानी पीता है और उसे ये शहर के पानी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। खुले आसमान और कुदरत के बीच वो अपनी इस नई जिंदगी का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लेता है। कहानी शुरू होती है एक शांत नदी के पास। हमारा हीरो बैठा है और बहुत ही शांति से अपना सर्वाइवल प्लान बना रहा है। वो सोच रहा है कि रहने के लिए गुफा और पीने के लिए नदी का पानी काफी है। पेज 3-4। उसे खाने की चिंता है। वो कहता है कि काश यहाँ समुद्र होता तो मछली पकड़ पाता, पर अभी के लिए जंगली पौधों से काम चलाना होगा। पेज 5। अचानक उसे झाड़ियों से इंसानों के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यहाँ कोई और भी है। हीरो जैसे ही झाड़ियों के पीछे से झांकता है, वहां क्लास की सबसे हॉट लड़की यूकी माना खड़ी है। उसकी स्कर्ट उड़ती है और हीरो सब देख लेता है। ना जोर से चिल्लाती है और हीरो को पैरवेट थरकी कहती है। तभी उसकी बाकी सहेलियां भी वहां आ जाती हैं। सब लड़कियां वही हैं जो स्कूल में हमारे हीरो का मजाक उड़ाती थीं। वो उसे निंजा या होकागे कहकर चिढ़ाती थी, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता था। क्यों को पता चलता है कि उनका स्मार्टफोन काम नहीं कर रहा। वो घबरा जाती हैं। हीरो उन्हें बताता है कि वे एक सुनसान टापू पर हैं। हीरो हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। वो बताता है कि कैसे वो क्लास में सोने का नाटक करता था ताकि इन लड़कियों की बातें सुन सके। बेचारा एक सर्वाइवल ओटाकू है जिसे लोग अजीब समझते थे, क्योंकि वो हमेशा सर्वाइवल की चीजें पढ़ता रहता था। लड़कियां उसे टोकती हैं, अरे तुम वही हो ना जो टापू पर रहने के पैम्फलेट पढ़ रहे थे,
और तुम्हारे पास निंजा चाकू, निंजा नाइफ भी है? डरावने हो यार। लड़कियां बताती हैं कि जब उन्हें होश आया तो वे सब जमीन पर पड़े थे। वे एक गुफा के सामने जागे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे यहां कैसे पहुंचे। यहां ट्विस्ट ये है कि होकागे के पास सर्वाइवल की चीजें हैं, इसलिए लड़कियां फैसला करती हैं कि फिलहाल इसी के साथ रहना बेस्ट है। लड़कियां रीटो, ब्याकुया और अरीसा एक्साइटेड हैं। वे सोचती हैं कि अगर निंजा यहां है तो बाकी लड़के भी यहीं कहीं होंगे। अरीसा तो इतनी खुश है कि वो सीधे होकागे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब से तुम हमारे पार्टनर हो। लड़की मजाक में कहती है, लड़के तो खुश होते हैं ना जब लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं। मैंने सुना है उन्हें बस्ट देखकर रिएक्शन होता है। होकागे बेचारा शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, हाँ मुझ में भी डिजायर्स हैं, पर अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। पेज 9 है कि पहले वो सबको गुफा तक ले जाएगा, फिर समुद्र की तलाश करेगा। अरिसा को लगता है कि वो रेत पर SOS लिखने जा रहा है, लेकिन होकागे का दिमाग कुछ और ही चल रहा है। वो सोच रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन हाई रैंकिंग लड़कियों से बात करने का मौका मिलेगा, पर अभी मुझे सिर्फ समुद्र और खाने सीवीड की फिक्र है। बीच में खड़ी लड़की माना की टांग खींची जा रही है। उसकी सहेली उसे चिढ़ाते हुए कहती है, माना यूर एन इडियट, माना तुम बुद्धू हो। दूसरी तरफ एक लड़की काफी सीरियस है और अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि हम चाहे कितने भी स्टिक्स यानी पिछड़े इलाके में क्यों न हो, मोबाइल सिग्नल तो मिलना ही चाहिए। वे शायद इस बात से अनजान हैं कि वे किसी बहुत बड़ी मुसीबत के करीब हैं। अचानक झाड़ियों के पीछे से कोई आवाज आती है या कोई साया दिखता है। मुख्य पात्र शायद उप रहने का इशारा करता है। लड़की डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि उसे रोक दिया जाता है। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, प्लीज डोंट सडनली स्टॉप, इट हर्ट्स। प्लीज अचानक मत रुको, चोट लगती है। यहां कैमरा शिफ्ट होता है गुफा के मुहाने केव एंट्रेंस की तरफ। लड़कियां जैसे ही गुफा के पास पहुंचती हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबकी जुबान से बस एक ही शब्द निकलता है, EH। क्या? पैनल में आप देख सकते हैं कि गुफा के अंदर से एक विशाल जानवर बाहर निकल रहा है। लड़कियां पूरी तरह से जम फ्रीज चुकी हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस आइलैंड पर इतना खतरनाक शिकारी मौजूद होगा। आपके सामने है इस कहानी का विलेन, एक विशाल बंगाल टाइगर। इसकी सीन काफी डरावना है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो बाघ कब हमला कर दे। क्या यहाँ बाघ है? यहाँ हमारे मुख्य किरदार मेन कैरेक्टर्स हैरान हैं। क्या सच में यहाँ बाघ है? लड़कियां डरी हुई हैं और पूछ रही हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे। एक लड़की बहुत ही लॉजिकल बात बोलती है। वो कहती है, मेरे हिसाब से जापान में जंगली बाघ नहीं होने चाहिए। लड़का समझाना शुरू करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह कहता है कि चाहे वे किसी सुनसान आइलैंड पर ही क्यों न हो, कम से कम फोन का सिग्नल तो मिलना चाहिए। साथ ही उसने रास्ते में जंगली सुअर और गिलहरियों, चिपमंक्स के निशान भी देखे थे। यहाँ वो लड़का एक बहुत ही गहरी बात बताता है। वो कहता है कि जापान के इकोसिस्टम में एक ब्लैकिस्टन्स लाइन नाम की सीमा होती है। कुछ जानवर केवल उत्तर होकाइडो में मिलते हैं और कुछ दक्षिण आओमोरी में, लेकिन यहाँ ये सब एक साथ दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ का पर्यावरण बिल्कुल अजीब है। वो कहता है, मुझे लगता है हम पृथ्वी अर्थ पर हैं ही नहीं, बल्कि ये कोई दूसरी दुनिया, अनदर वर्ल्ड है। ये सुनकर बाकी सब हैरान रह जाते हैं। जैसे ही लड़का दूसरी दुनिया की बात करता है, एक लड़की भड़क जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, क्या तुम पागल हो? दूसरी दुनिया से तुम्हारा क्या मतलब है? उसे लगता है कि लड़का कोई मजाक कर रहा है या डरा रहा है। शोर मचते ही बाकी लड़कियां उस लड़की का मुंह बंद कर देती हैं ताकि वो चिल्लाए नहीं। पास ही में बाघ सो रहा है और शोर होने पर उसकी कान हिलते हैं। अगर वो जाग गया तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लड़का अपनी बात को साबित करने की कोशिश करता है। वो याद दिलाता है कि बस कुछ पल पहले वे स्कूल में लंच ब्रेक कर रहे थे और अगले ही पल वे इस घने जंगल के बीच में हैं। इतनी जल्दी स्कूल से जंगल में आना नामुमकिन है। अंत में लड़का कहता है कि उसके पास अपनी थ्योरी का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम यह है कि वे इस खतरनाक जगह जहां बाघ है को छोड़कर कहीं और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सब लोग बहुत शांति से बिना शोर मचाए बाघ के पास से भाग निकलते हैं। एक छोटी सी गलती और वे उस बाघ का लंच बन सकते थे। बाघ से दूर आने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। यहां वे थोड़ा चैन की सांस लेते हैं। हीरो के पास पहले से ही कुछ पीने का सामान तैयार है, जिसे देखकर एक लड़की कहती है, वाह निंजा, तुमने ये सब पहले से तैयार रखा था, कमाल है। जब हीरो एक लड़की को पानी की बोतल देता है तो वो शर्मा जाती है। वो सोचती है, अगर मैं इससे पीती हूं तो क्या ये एक इनडायरेक्ट किस होगा? हम तो अभी डेट भी नहीं कर रहे। हीरो मजाक में कहता है कि बोतल साफ है और वो पीते समय होंठ भी नहीं लगाता। लड़की फाइनली पानी पीती है और उसे बहुत सुकून मिलता है। वो कहती है, आह, क्योंकि गर्मी और डर के बाद पानी अमृत जैसा लग रहा है। हीरो दूसरी लड़की माना को भी पानी पीने के लिए कहता है। हंसी मजाक के बीच अचानक माहौल गंभीर हो जाता है। एक लड़की उदास होकर पूछती है, क्या हम कभी वापस घर जा पाएंगे? सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। हीरो अपनी थ्योरी बताता है।
वो कहता है, मुझे पता है कि ये सोचना बेवकूफ़ी है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हम अभी भी पृथ्वी पर ही हों, बस किसी अनजान जगह पर। एक लड़की बहुत उदास है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वे घर कैसे लौटेंगे। हमारा हीरो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अगर वे जंगल से बाहर निकल पाए तो शायद उन्हें कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। एक दूसरी लड़की चिल्लाकर कहती है कि उसे तुरंत घर जाना है, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें सही दिशा का अंदाजा ही नहीं है। हीरो के पास एक पुराना स्मार्टफोन है, भले ही वहां सिग्नल नहीं है, लेकिन उसका कैमरा अभी भी काम कर रहा है। हीरो सोचता है कि अगर वो किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ की तस्वीरें ले लें तो उसे रास्ता खोजने में मदद मिलेगी। तभी एक लड़की उसे अपनी मॉडर्न सेल्फी स्टिक देती है ताकि वो और भी ऊंचाई से तस्वीरें क्लिक कर सके। हीरो को पहले कभी सेल्फी स्टिक चलाना नहीं आता था, इसलिए वो लड़की उसे बड़े प्यार से इसे इस्तेमाल करना सिखाती है। जैसे ही हीरो पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है, उसकी फुर्ती देखकर लड़कियां हैरान रह जाती हैं। वे उसे रियल निंजा और बंदर बुलाने लगती हैं। नीचे खड़ी लड़कियां जो पहले डरी हुई थीं, अब हीरो को चीयर कर रही हैं। हीरो सोचता है कि लड़कियां मानसिक रूप से कितनी मजबूत होती हैं। हीरो पेड़ की चोटी पर पहुंचकर फोटो खींच ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है। अचानक एक शरारती बंदर आता है और हीरो के हाथ से सेल्फी स्टिक और फोन छीनकर भागने लगता है। नीचे से लड़कियां मजाक उड़ाती हैं कि तुम निंजा होकर भी एक बंदर से हार गए। वो बंदर पेड़ से नीचे कूदता है और सीधे उस लड़की के पास पहुंच जाता है जिसने सेल्फी स्टिक दी थी। बंदर उस लड़की से डरने के बजाय उसके बहुत करीब चला जाता है, जिसे देखकर हीरो दंग रह जाता है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बताती है कि उसके पास जानवरों से दोस्ती करने की एक खास काबिलियत है। बंदर लड़की के साथ खेल रहा होता है, लेकिन हीरो को लगता है कि बंदर उसे परेशान कर रहा है। हीरो जोश में आकर लड़की को बचाने के लिए बंदर पर झपटता है, लेकिन इस हड़बड़ी में कुछ मजेदार और अजीबोगरीब एक ही मोमेंट्स हो जाते हैं। अंत में जब हीरो फोन में ली गई तस्वीरों को देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अंततः तस्वीरों में दूर दूर तक न तो कोई शहर दिखता है और न ही कोई सड़क। चिल्लाता है, ये बहुत बड़ी खोज है। उसे महसूस होता है कि जिस समंदर को वो ढूंढ रहे थे वो उनके बहुत करीब है। बाकी लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें लगता है कि शायद कुछ खास नहीं मिला, पर होकागे उन्हें समझाता है कि समंदर मिलने का मतलब है ढेर सारे रिसोर्सेज। खाने पीने और सर्वाइवल के लिए समंदर एक खजाना है। तभी एक लड़की नोटिस करती है कि फोटो के बैकग्राउंड में कुछ धुंधला सा दिख रहा है। वो फोटो को जूम करते हैं और उन्हें दूर पानी के बीच में एक टापू आइलैंड दिखाई देता है। होकागे गेस करता है कि अगर ये एक निर्जन द्वीप अनइनहैबिटेड आइलैंड है तो चांस है कि उस सामने वाले टापू पर लोग रहते हों। उनकी उम्मीदें जाग जाती हैं कि शायद वो अकेले नहीं हैं। जैसे ही उन्हें समझ आता है कि रेस्क्यू होने के चांस बढ़ गए हैं, पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। वो सब एक साथ चिल्लाते हैं, यट्टा, यानी हमने कर दिखाया। होकागे को पता है कि टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि हमें रास्तों पर निशान, लैंडमार्क्स लगाने चाहिए ताकि हम रास्ता न भटकें। लड़की पूछती है, जब हमारे पास फोन का कंपास है तो निशानों की क्या जरूरत? होकागे एकदम प्रो सर्वाइवल वाली बात करता है, अगर फोन टूट गया या बैटरी खत्म हो गई तब क्या करेंगे? लड़की होकागे को क्लमसी अनाड़ी बोलकर चिढ़ाती है क्योंकि वो फोन का कंपास इस्तेमाल करना भूल गया था। टीम की बॉन्डिंग देखने लायक है। इनका अगला गोल सेट है समंदर की तरफ बढ़ना। फोन का इनबिल्ट कंपास बिना सिग्नल के भी काम कर रहा है, जो उन्हें सही दिशा ईस्ट साउथ दिखा रहा है। लोग जोश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं, पर कागे-कुन काफी गहरी सोच में डूबा होता है। अनजान टापू आइलैंड पर फंस गए हैं और हालात काफी नाजुक हैं। होकागे बताता है कि वो एक रास्ता ढूंढ रहा है जिससे वो अपनी गुफा केव को वापस पा सकें। दरअसल एक विशाल जंगली बाघ टाइगर ने उनकी गुफा पर कब्जा कर लिया है, जो उनके रहने की इकलौती सुरक्षित जगह थी। बाकी लड़कियां घबराई हुई हैं। उनका मानना है कि एक बड़े बाघ से लड़ना नामुमकिन है, लेकिन होकागे का कहना है कि अगर उन्होंने उस बाघ के मन में इंसानों का डर नहीं बैठाया तो आज नहीं तो कल वो बाघ उन सबको मार देगा। ग्रुप में बहस होती है कि उनके पास न तो कोई हथियार है और न ही चाकू चलाने का हुनर। होकागे खुद मानता है कि सीधे तौर पर लड़ना मुश्किल है, इसलिए वो किसी चालाकी या ट्रैप के बारे में सोच रहा है। तभी माहौल थोड़ा हल्का होता है। काले बालों वाली लड़की उसे चीयर करती है और कहती है, होकागे-कुन तुम कमाल हो, यहाँ हमें किरदारों के बीच की प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। कागे सबको लेकर जंगल के घने रास्तों से बाहर निकलता है। वो कहता है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, हम जंगल से बाहर आ रहे हैं। सूरज समुद्र तट बीच पर पहुंच जाते हैं। चमचमाता सूरज और नीला पानी देखकर लड़कियां अपनी सारी टेंशन भूल जाती हैं और खुशी से झूम उठती हैं। लड़कियां तुरंत पानी की तरफ भागती हैं। कोई पानी में भीग रहा है तो कोई रेत पर खेल रहा है। ये एक क्लासिक बीच एपिसोड जैसा मोमेंट है जहां सर्वाइवल की टेंशन कुछ देर के लिए थम जाती है। ये अभी भी काम की बात सोच रहा है। वो देखता है कि किनारे पर शेलफिश, सीपियां हैं। उसे उम्मीद है कि यहाँ सीवीड और मछलियां भी मिलेंगी, जिससे उनके खाने का इंतजाम हो जाएगा। फिर से सोच में पड़ जाता है। भले ही उन्हें समुद्र मिल गया हो,
लेकिन बाघ का खतरा अभी टला नहीं है। उसे खाने का जुगाड़ भी करना है और रहने का भी। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, ग्रुप को एहसास होता है कि अब मस्ती का समय खत्म हो गया है। होकागे सबको आवाज देता है कि सूरज डूबने वाला है और उन्हें अंधेरा होने से पहले वापस निकलना चाहिए। लड़कियां थोड़ी हैरान होती हैं और पूछती हैं, वापस? पर कहां? उन्हें लगता है कि शायद वे किसी सुरक्षित जगह की तलाश करेंगे, लेकिन होकागे के मन में कुछ और ही चल रहा है। आगे अपने बैग से कुछ उपकरण निकालता है और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है, क्या ये साफ नहीं है? हम वापस उसी गुफा में जा रहे हैं। वो ऐलान करता है कि अब समय आ गया है उस बाघ टाइगर से मुकाबला करने का और अपनी गुफा को वापस छीनने का। ही होकागे जंग की बात करता है, लड़कियों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। उनके दिमाग में उस खूंखार बाघ की तस्वीर आ जाती है। माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जहां अभी कुछ देर पहले सब खेल रहे थे, अब वहां मौत और जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। लड़कियां इस बात को लेकर दहशत में हैं कि क्या उन्हें वाकई उस शिकारी का सामना करने के लिए वापस जाना पड़ेगा। समुद्र किनारे चर्चा करते हुए लड़कियां घबराकर कहती हैं कि वे सिर्फ नॉर्मल हाई स्कूल लड़कियां जेके हैं और इस दरिंदे से नहीं लड़ सकती। लेकिन ग्रुप लीडर का कहना है कि बिना टीम वर्क के उसे हराना नामुमकिन है। यहां बताया गया है कि पुराने जमाने में इंसान जानवरों को दूर रखने के लिए ब्रूट फोर्स यानी सीधी ताकत और आग का इस्तेमाल करते थे ताकि जानवर उन्हें खतरनाक समझे। चुनौती यह है कि यह बाघ साधारण नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली है। अगर उसने इन बच्चों को कमजोर शिकार समझ लिया तो वो तुरंत हमला कर देगा, इसलिए सीधी लड़ाई जानलेवा हो सकती है। तभी कहानी का हीरो अपना बैग संभालते हुए आत्मविश्वास के साथ कहता है, हम सीधी लड़ाई नहीं करेंगे, हम उसे हराने के लिए एक अलग तरीका, डिफरेंट मेथड अपनाएंगे। चलो रास्ते में बताऊंगा। हीरो सबको जंगल की ओर ले जाता है और कहता है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें रास्ते में अपना पूरा प्लान समझाऊंगा। बाकी सब थोड़े डरे हुए उसके पीछे चल देते हैं। बंदर मिलते हैं जो अपनी आवाजें उकी निकाल रहे हैं। लड़की खुश होकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, वेलकम बैक रीता। इससे पता चलता है कि इनकी बंदरों से पुरानी दोस्ती है। पूरा ग्रुप बैठकर आराम करता है। हीरो हैरान है कि उन्होंने बंदर का नाम भी रख दिया है। लड़की बताती है कि वह बंदर उससे बहुत ज्यादा घुल मिल गया है और अब यही बंदर उस बाघ के खिलाफ उनकी मदद करेंगे। ईरो मंकी कहता है, क्योंकि वो हमेशा लड़कियों के करीब रहता है, जिससे हीरो थोड़ा चिढ़ भी जाता है। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। रीता असल में बाकी बंदरों के साथ मिलकर स्काउटिंग यानी जासूसी कर रहा था। वो अपनी भाषा में हीरो को कुछ बताने की कोशिश करता है। सब हैरान रह जाते हैं जब पता चलता है कि वो लड़की बंदरों की भाषा समझ सकती है और उन्हें निर्देश भी दे सकती है। हीरो चिल्लाता है, ये तो कमाल की एबिलिटी है, उसे अब बंदरों की मदद से दुश्मन की लोकेशन पता चल सकती है। लड़कियां मजाक में चर्चा करती हैं कि शायद वो इन बंदरों की बॉस या टेमर है। यहां तक कि एक फनी इमेजिनेशन में उसे एक क्वीन के रूप में दिखाया गया है जो हंटर ड्रेस में बंदरों पर राज कर रही है। जो तुरंत एक्शन में आता है। वो सबको सतर्क करता है कि उन्हें बहुत धीरे और शांति से आगे बढ़ना होगा। अगर उन्होंने कोई शोर किया तो टाइगर जाग सकता है और उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही वे गुफा के करीब पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि टाइगर वाकई खर्राटे भर रहा है। हीरो आदेश देता है, सब लोग प्लान के हिसाब से अपनी पोजीशन ले लो। फिर सबको समझाता है कि अगर उन्होंने इस खतरे को आज नहीं भगाया तो वे रात को चैन से सो नहीं पाएंगे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए उन्हें जंगली जानवरों से अपनी जान बचाने के लिए खुद ही लड़ना होगा। हमारा हीरो अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, तैयार हो जाओ, हमें इसे पीछे धकेलना है। उसका हथियार हो सकता है। लड़कियां भी पीछे नहीं हटती, वे अपनी पूरी हिम्मत जुटाती हैं। कोई कह रही है मैं अपना बेस्ट दूंगी, तो कोई बिल्कुल डरी हुई है लेकिन फिर भी लड़ने को तैयार है। टीम वर्क तो भाई गजब का दिख रहा है यहाँ। वो अपना सामान बैग्स कस लेते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, चलो चलें। वे घने जंगल की ओर बढ़ते हैं जहां उनका सामना मौत से होने वाला है। सामने आ खड़ा होता है। उसकी आंखें शिकार की तलाश में चमक रही हैं। माहौल एकदम सीरियस हो चुका है। सीन में हम देखते हैं कि पांचों छात्र उस बड़े से बाघ के बिल्कुल सामने हैं। बाघ दहाड़ रहा है और बच्चे सहमे हुए हैं लेकिन डटे हुए हैं। क्या